हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब हमने थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी, न्यूमेरिकल भी किए थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक और ये जो मोलार कंडक्टिविटी है, ध्यान से सुनना। इसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, मतलब मोलार कंडक्टिविटी में वेरिएशन कैसे कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे मान लो आपका ये सेटअप है जिसमें आपके दो इलेक्ट्रोड है। मैं प्रीवियस वीडियो को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो मान लो ए है, बी है, और ये आपके एक वायर के कनेक्शन से पूरा सेटअप है, ठीक है। और ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन, उसमें डिप्ट है दोनों इलेक्ट्रोड, है ना। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। मान लो 1 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मान लो, यानी कि यूनिट डिस्टेंस। तो मोलार कंडक्टिविटी मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर डिटेल में पढ़ना हो। मैंने बताया था मोलार कंडक्टिविटी वो होता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। तो सॉल्यूशन में दोबारा लिखता हूँ, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। 1 मोल, भैया 1 मोल मतलब क्या होता है। 1 मोल मतलब एक गिनती मान लो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे 1 मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कोई नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ कुछ भी, मतलब जो 1 मोल मतलब ये एक क्वांटिटी है। 1 मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मतलब जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहाँ पर तो आयंस की बात चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन होंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब हमने नंबर ऑफ मोल्स को हमने फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया कि 1 मोल होने चाहिए ऐसा सॉल्यूशन। और हमने फिक्स क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। उस सॉल्यूशन की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। समझ आ गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो और उसकी उस सॉल्यूशन की जो एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। उसके अलावा उसमें जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिट लेंथ हो, जैसे 1 सेंटीमीटर है, और ये प्योर मेटल हो, ऐसी बहुत सारी चीज होती है। पर मोटा मोटी ये है कि सॉल्यूशन which has 1 mole of electrolyte and the ability of that solution to conduct electricity is called molar conductivity। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आप आ जाके देख लो, ठीक है। हम यहाँ पर आज की वीडियो की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो का खेल था। आज की वीडियो ये है कि वेरिएशन हमें पढ़नी है, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। क्या मतलब है वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया उसका फॉर्मूला देख लो। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था। मोलार कंडक्टिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या है, ये लैम्डा ही है। लैम्डा अपर केस लैम्डा है, ये अपर केस, और लोअर केस लैम्डा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये अपर केस लैम्डा है, तो इससे हम डिनोट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंसेंट्रेशन। ये क्या क्या है, के क्या है, कंडक्टिविटी। ये मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी है, जिसमें के क्या है, कंडक्टिविटी, और सी क्या है, मोलार कंसेंट्रेशन। मोलार कंसेंट्रेशन मतलब आप इसको मोलैरिटी भी बोल सकते हो, मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोलार कंसेंट्रेशन होता है। मोलैरिटी क्या होता था, याद है आपको। मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। रिवाइज करा रहा हूँ मैं तुम्हें सॉल्यूशन का चीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था मोलैरिटी। तो यहाँ पर भी वही है, मोलार कंसेंट्रेशन, या फिर इसको मोलैरिटी बोल दो। तो ये आपका मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो सकता था, जिसमें ये कंडक्टिविटी है और ये मोलार कंसेंट्रेशन है। और इसकी यूनिट आपको याद है ना, इसकी यूनिट होती थी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और या फिर पर ओम की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सीमन। तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एक ही बात है, ये बोल लो चाहे ये बोल लो, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस वीडियो का खेल मैं अभी तक बता रहा हूँ, अभी तक आज के टॉपिक पे तो मैं आए नहीं, ठीक है। तो अब ये सब हमने पढ़ा भाई, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताओ वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी क्या है। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं,
जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये किस किस टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? सुनते रहना, यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका, मिस मत करना कुछ भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट वहां पर जिसमें आयन आपके प्रॉपरली डिसोसिएट ना हो। जैसे अगर मान लो ऐसे आपका, मैं HCl से समझाता हूँ, जैसे HCl है तो आयन इसके ऐसे डिसोसिएट हो जाते हैं ना, ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है और Cl-, ये हो गया ना। इसी को तो बोलते हैं प्रोसेस, इसको इसमें टूट जाने को ही तो बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया, इंग्लिश का वर्ड है डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें डिसोसिएशन यानी कि जो आयंस टूटे हैं, अलग हुए हैं, ये बहुत स्लोली होता है, ठीक से नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एकदम डिसोसिएशन एकदम फास्ट हो जाता है। तो एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको से अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें इसमें कम होता है, इसमें 100% होता है, इसमें लेस होता है। ठीक है, मान के चलो लेस होता है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो मोलार कंडक्टिविटी हमने पढ़ा, ये जो मोलार कंडक्टिविटी इसका फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, कप्पा ऑन मोलार कंसंट्रेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये मोलार कंडक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन है और अगर कंसंट्रेशन कम करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा दिखता है ना आपको। आपको ऐसे दिखेगा ये सी क्या है, इस सी क्या है, मोलार कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले से आपको ऐसा जरूर दिख रहा होगा कि अगर हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, कंसंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, ये कनेक्शन बिठाओ। कंसंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, है ना। ये दोनों चीजें क्या है, एक ही तो बात है। अब ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मतलब आयंस कम हो जाएंगे। वो कैसे कम करते हैं आयंस कम, भाई डाइल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट इंक्रीज। भाई हमारा कोई सॉल्यूशन होता है उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है ना। तो अगर हम सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, यानी कि कंसंट्रेशन यानी आयंस वगैरह कम हो जाएंगे। तो यानी कि डाइल्यूशन अगर जब बढ़ता है या फिर कंसंट्रेशन कम होता है, वो एक ही बात है। तो ऐसे केस में जब कंसंट्रेशन, मैं आप दोनों रिवर्सिबल यूज कर सकता हूँ, चाहे कंसंट्रेशन कम करना बोलूँ या डाइल्यूशन बढ़ाना बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आपका मोलार कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको वही बता रहा था कि इस फॉर्मूले से तो आपको लगेगा कि भाई कंसंट्रेशन यहाँ पर नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन अगर घटेगी तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि कंडक्टिविटी जो है ये भी तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये कंडक्टिविटी भी तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ये भी तो देखो ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी भी तो यही होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच हैज 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयंस। ठीक है, तो वो कंडक्टिविटी की में भी आपका ये होता है कंसंट्रेशन। तो ये ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले को देख के नहीं बोल सकते कि कंसंट्रेशन घटी तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गया। तो इसमें देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिएक्ट करेगा कंसंट्रेशन और मोलार कंडक्टिविटी। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये दोनों अलग अलग केसेस होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अलग होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अलग होगा। तो देख लेते हैं अपन एक एक करके, है ना। तो पहले सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी घटेगी तो मोलार कंडक्टिविटी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे देख लेते हैं हम। तो मैंने अभी देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो जिसमें डिसोसिएशन पूरी 100% हो जाती है, तभी तो नाम है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन 100% होती है। और अगर मैं अब कह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन क्या करूँ, कंसंट्रेशन घटाऊं, कम करूँ, रिड्यूस करूँ कंसंट्रेशन, यानी कि ये मैंने बताया एक ही बात है, कंसंट्रेशन घटाऊं मतलब डाइल्यूशन बढ़ाऊं। तो मोलार कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा वो हमें समझना है। तो मोलार कंडक्टिविटी पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब कंसंट्रेशन घटती है या फिर डाइल्यूशन बढ़ता है, एक ही बात है। तो मोलार कंडक्टिविटी पे जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी मोलार कंडक्टिविटी। अब आप पूछो कैसे इंक्रीज हो जाएगी? भाई भाई इंक्रीज ऐसे हो जाएगी कि आपको ये पता है कि अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ध्यान से समझना, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपको पता है मोलार कंडक्टिविटी जो होता है ना उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कप्पा और वी। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। क्यों? अब जैसे अगर मैंने आपको क्या बताया कि मोलार कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है
कि हम फिक्स क्या कर देते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फिक्स कर देते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, हमने वॉल्यूम फिक्स नहीं किया। तो अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे भी, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन तभी बढ़ेगा जब हम सॉल्वेंट और डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ भी जाए, मतलब पहले वॉल्यूम इतना था और इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थे और अब हमने वॉल्यूम डबल कर दिया, तो इस पूरे डबल में भी नंबर ऑफ मोल तो इलेक्ट्रोलाइट उतने ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपका वॉल्यूम के ये फॉर्मूला होता है जो कि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आएगी, मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा, देख लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। पहले मैं ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, कप्पा अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले देख लो, कंफ्यूजन हो। एक मोलैरिटी पे भी होता है कप्पा, और ये एम मतलब मोलैरिटी इनटू 1000। अच्छा, इनटू 1000 क्यों होता है, पहले यहाँ समझ लो। ये इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनटू मोलैरिटी में ऊपर इनटू 1000 क्यों करता हूँ। भाई नंबर ऑफ, हमें पता है कि जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये इसमें ज्यादा हम सॉल्व करते हैं, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब हम इसको सेंटीमीटर में ज्यादा सॉल्व करते हैं। तो सेंटीमीटर में जो यहाँ पर मोलैरिटी होती है वो फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि वो लीटर्स में होती है, और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो बस इसको हम इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर बोल सकते हो कि डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपका ये सेंटीमीटर में आ जाए चीजें, ठीक है। चलो इसको हटाओ अभी से, तो मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ 1000 क्यों। अभी हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हैं मोलर कंडक्टिविटी, सारे फॉर्मूले डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अभी हमने देख लिया प्रीवियस पेज पे कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब अगर कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप देख भी लो कि भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो ये जो आयन है, तो इसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे समझो, मान लो ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे आयन्स है, इसमें बहुत सारे आयन्स है, 1 मोल आयन्स है। अब हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, यानी कंसंट्रेशन घटाएंगे हम, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, तो अब ये डबल हो गया हमारा, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब क्या होगा, ये जो आयन्स हैं इनको स्पेस मिलेगी, फ्रीली स्पेस मिलेगी, और ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आयंस जो है वो इजीली मूव करेंगे, और जैसे जैसे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस बढ़ती है। तो आप इसको कंसेप्चुअली ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। समझ लो, समझने का बहुत सारा तरीका है। देखो, एक तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से देख सकते हो कि वॉल्यूम और मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और एक कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे देख सकते हो कि भाई ये अगर वॉल्यूम में इतने आयंस है, 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल आयंस है, और अब डाइल्यूशन बढ़ गया, तो अभी जो आयंस है इनकी स्पेस बढ़ गई, तो अभी इजीली मूव करेंगे, इजीली मूव करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो आयंस है वो ज्यादा मूव कर पाएंगे, स्पेस बढ़ गई तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो बहुत लेस होती है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत लेस होती है। तो इस केस में अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, ओ सॉरी कंसंट्रेशन घटाऊं, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाऊं, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो हमने तो ये तो पता चल गया कि डिसोसिएशन लेस होता है। अब मान लो जैसे ये कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है H, ठीक है, तो H प्लस प्लस A माइनस, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे HCl का ले लो आप, HCl है तो ऐसे ही होता है ना, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, ऐसे तो होता है ना। तो इसको बस मैंने एक एग्जांपल से दिखा दिया कि H कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो डिसोसिएशन है
ये बहुत ही कम होगी, बहुत ही लेस होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो जितने भी आयंस हैं, जैसे आयंस बन गया ना H+ आयन, A- आयंस, ये सारे आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमने प्रीवियस देखा उसमें डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है। तो सारे आयंस आपके ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आयंस आपके लेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। इसका मतलब सारे आयंस डिसोसिएटेड नहीं होते इस इलेक्ट्रोलाइट के, इस इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस, यानी सारे आयंस नहीं बने होते। तो इस केस में अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जिसमें सारे आयंस डिसोसिएट नहीं होते क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है, इस केस में अगर हम कंसंट्रेशन घटाएं, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएं। एक ही बात है, ये दोनों हमेशा एक साथ सोचा करो। कंसंट्रेशन घटाना मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का इंक्रीज होना सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन अगर घटाएं या फिर हम बोले डाइल्यूशन बढ़ाएं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो इस केस में मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है ये जान रहे हैं हम। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं मतलब हम सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम बोले कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं ना, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, मतलब आयंस बढ़ जाते हैं जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब देखो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मतलब सारे आयंस ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, सारे आयंस ऑलरेडी डिसोसिएटेड है। लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जिसमें सारे आयंस लेस डिसोसिएट होते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है, उस केस में जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी कि सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं उस वाले केस में, तो क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। और हमें एक सिंपल सी चीज पता है कि जहां पर आयंस ज्यादा होते हैं वहां पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ये तो पता ही है ना। जहां आयंस का मूवमेंट या आयंस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉल्यूशन which contain 1 mole of electrolyte, यही होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो इस केस में भी जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, या फिर हम ये बोले कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करें या फिर बोले डाइल्यूशन इंक्रीज करें तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लें जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है, उस केस में भी जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो भी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर आपसे कोई पूछे मन मार्क में या कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में कि किस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में या फिर प्रीवियसली जो हमने देखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इनमें से किस में हायर इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी, रेट मतलब किसका हायर है, तो हम ये बोलेंगे हायर रेट मोलर कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने का वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों क्यों है, रेट हायर ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा इंक्रीज किस में होती है, रेट अगर हम देखें भाई इंक्रीज तो इसमें भी होती है मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने में या डाइल्यूशन इंक्रीज करने में मोलर कंडक्टिविटी यहाँ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रेट है वो हायर होगा कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीज होने में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिर जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। अब ये भी अगर आपको जानना हो डिटेल में कि जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका आयंस बढ़ क्यों जाते हैं, अगर आपको ये जानना हो तो मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रख सकते हो कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, आयंस के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन हायर रेट इसी का ही है क्योंकि इसमें आयंस की प्रेजेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था। अब हम इन दोनों को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी का जो इंक्रीजिंग है आपका कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंड है, वो कैसे हम उसको ग्राफ से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देख लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा ग्राफ से देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझ आ गई ना बात। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने देखा, हमने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यानी कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होती है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो हमने देख लिया, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब कैसे इंक्रीज होती है वो भी हम देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन
और मोलार कंडक्टिविटी का अगर ग्राफ बनाए तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस को हम मोलार कंडक्टिविटी ले लेते हैं और एक्स एक्सिस को हम अंडर रूट सी ले लेते हैं। कैसी क्या है कंसेंट्रेशन, लेकिन अंडर रूट क्यों ले रहे हैं हम? अंडर रूट इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन में आए, तो उसकी वैल्यू आप अंडर रूट में लेते हैं ना कंसेंट्रेशन की वैल्यू, तभी वो स्ट्रेट लाइन में आता है। बस इतना ही पर्पस है, मैथमेटिकल पर्पस की वजह से हम कंसेंट्रेशन को अंडर रूट में ले रहे हैं। बाकी समझने वाली बात ये कि हम ग्राफ बना रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन के केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। मान लो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लो कुछ पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस ग्राफ को ऐसे राइट से लेफ्ट देखोगे, तो आप राइट से लेफ्ट देखोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर ऐसे हम जा रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ जा रहे हैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट पे। मान लो यहाँ कोई कंसेंट्रेशन है, यहाँ कोई कंसेंट्रेशन है, यहाँ कोई कंसेंट्रेशन है, तो जैसे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आप देख रहे हो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर कंसेंट्रेशन इतनी थी तो मोलार कंडक्टिविटी इतनी थी, फिर ये कंसेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हुई तो मोलार कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे तो बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ ये है, तो वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूँ कि जैसे जैसे ये ग्राफ मैंने समझा दिया आपको कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है यानी कि डायल्यूशन बढ़ रहा है, इन दोनों को एक साथ समझा करो। कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना मतलब डायल्यूशन बढ़ना। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आपकी मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ यही तो दिखा रहा है, ये जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मैथ्स में समझते हो ना, ऐसे वाई एक्सिस पे ये मोलार कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, जो हम लेफ्ट से राइट देखते हैं, यानी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो आप देख रहे हो डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मोलार कंडक्टिविटी है, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई, और ये कंसेंट्रेशन और उसके बीच का ग्राफ है किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ अलग होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रेट है मोलार कंडक्टिविटी का इंक्रीज होने का वो हायर है, बताया ना, रेट हायर है क्योंकि उसमें आयन इंक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन के बढ़ने से या फिर कंसेंट्रेशन के डिक्रीज होने से। आयंस इंक्रीज हो जाते हैं और आयंस के इंक्रीज होने से ऑब्वियसली आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब इसको स्ट्रेट लाइन को अगर मैं आप एक चीज बताऊं आपको, ये ग्राफ को एक सेकंड में थोड़ा सा इस ग्राफ को ठीक से और बनाता हूँ, ये बन गया। अब देखो जरा, अगर मैं ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो बनी, ये किस चीज का ग्राफ है? मोलार कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन का ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जब आपकी कंसेंट्रेशन आप राइट से लेफ्ट देख रहे हो, यहाँ इस डायरेक्शन में अगर आप ग्राफ को देखना शुरू करोगे तो आपको जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और ये हमने एक्सप्लेन भी किया, तो ये ग्राफ से दिखाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पर ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस है ना मोलार कंडक्टिविटी जो दिखा रही है, और ये एक्स एक्सिस है जो कंसेंट्रेशन दिखा रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ ज्वाइन कर दूं तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस पर कंसेंट्रेशन क्या है? इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है? कंसेंट्रेशन जीरो हो रही है। भाई यहाँ तक आ गई ना, देखो चल रही बिल्कुल वाई एक्सिस पे आ गया पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन क्या हो गई? जीरो हो गई। तो आप एक चीज ध्यान रखो, जब कंसेंट्रेशन आपकी जीरो हो जाएगी, कंसेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, मैथमेटिकल बात चल रही है, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जब कंसेंट्रेशन, ये देख लो ना, ये ग्राफ चल रहा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन क्या है? जीरो है, ये वाई एक्सिस है। तो कंसेंट्रेशन अगर जीरो हो जाती है तो आपका जो मोलार कंडक्टिविटी है ना, इस मोलार कंडक्टिविटी को हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डॉट मार के, इस मोलार जिस कंसेंट्रेशन पे, जिस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन जीरो हो जाती है, टेंड्स टू जीरो हो जाती है, उस पॉइंट पे जो मोलार कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर और डाइल्यूशन की जगह कंसेंट्रेशन लिख सकते हो, या फिर मोलार कंडक्टिविटी, या तो ये बोल लो मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर ये बोल लो मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये जीरो हो गया ना, जीरो कंसेंट्रेशन, एक ही बात है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोल रहे, जीरो कंसेंट्रेशन बोल रहे, ठीक है। तो इस केस पे जो ये जो बनती है ना, इसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब इसका नाम होता है लिमिटिंग। ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि क्या है ये जो इस पॉइंट पे जो मोलार कंडक्टिविटी क्या है, जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन पूरी जीरो हो गई तो डाइल्यूशन यानी बहुत ज्यादा हो गया, इन्फिनाइट हो गया, तो उस पॉइंट पे
जो मोलार कंडक्टिविटी होती है उसका नाम होता है लिमिटिंग, ये नाम याद रखो, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, याद रहेगा ना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो मोलार कंडक्टिविटी है, ये है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसको ऐसे ऊपर जीरो डाल के हम दिखाते हैं। अब देखो, अब यहां से मैं सिर्फ मैथमेटिकल एक आपको चीज बता रहा हूँ। ये ग्राफ बन गया ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है आपको याद है मैथ्स में, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है ना, जिसमें m क्या होता है, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ सब। m होता है स्लोप, c क्या होता है, c होता है आपका इंटरसेप्ट। ये अगर आपको मैथ्स की चीजें नहीं कंफ्यूज कर रही है तो घबराओ मत, मैं सिर्फ आपको इसकी अब एक इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलार कंडक्टिविटी और ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के बीच में एक इक्वेशन बनती है, वो बना के दिखा रहा हूँ। तो वो कैसे बन रही है वो देख लो बस आप। कि जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी। तो इसमें m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो स्लोप नेगेटिव है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा नेगेटिव स्लोप क्या होता है, तो मैथ्स की बात है कि जैसे ये स्लोप है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव ऐसे है कि y की, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, स्लोप नेगेटिव हम तब बोलते हैं, स्लोप समझा रहा हूँ तुम्हें, स्लोप नेगेटिव तब बोलते हैं जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं तो y की वैल्यू घटती जाए। तो हम देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो y की वैल्यू घटती जा रही है ना, ये देख लो y की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो y की वैल्यू ऐसे घटती जा रही है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप है। तो इस नेगेटिव स्लोप को, यानी कि m को मैं कोई कांस्टेंट नंबर मान लेता हूँ, मान लो मैं इसको कोई कांस्टेंट नंबर, नेगेटिव है तो माइनस, कोई कांस्टेंट नंबर b मान लिया, बस ये कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको कांस्टेंट आप नंबर मान लो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर b मान लिया। और ये c क्या होता है मैथ्स में आपको याद है, c ये वाली वैल्यू होती है जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया ना, ये वाले वैल्यू, ये वाली वैल्यू को c बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये हो गया डेल्टा m नॉट, तो m की जगह माइनस b, c की जगह ये वाला लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। और y क्या है, y तो हम ग्राफ बना ही रहे हैं, y हमारा ये है मोलार कंडक्टिविटी, और x क्या है, x एक्सिस क्या है, ये रूट c जो कि कंसंट्रेशन है। तो बस इस इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें सारी चीजें पुट कर दो, और वही आपकी इक्वेशन में बना के दिखाना चाह रहा था। तो y आपका ये y एक्सिस पे क्या है, ये मोलार कंडक्टिविटी, ये पिंक से बना रहा हूं मैं। m मैंने आपको बताया m नेगेटिव स्लोप है, जिसको मैंने कोई नंबर मान लिया कि कोई कांस्टेंट नंबर है माइनस बी, तो ये माइनस बी। और x एक्सिस क्या है, x एक्सिस ये है आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो रूट सी, और प्लस ये c क्या होता है मैथ्स में इस इक्वेशन में, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां ये पॉइंट टच करता है, ये बिल्कुल मैथ्स की बातें हैं सिर्फ, जहां ये पॉइंट टच करता है और वहां से वहां तक का ये y एक्सिस, यानी कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, तो ये हो गया लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो ये जो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ के लिए इक्वेशन होती है जो दिखाती है रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये रहा मोलार कंडक्टिविटी और ये रहा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इन ये ग्राफ से हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि रिलेशन दिखाती है मोलार कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के बीच में। इसको रीअरेंज कर लो, बुक्स में ऐसे दे रखा होगा, रीअरेंज कर लो बस इस सेम इक्वेशन को, बुक्स में ऐसे दे रखी होगी मोलार कंडक्टिविटी, माइनस का साइन उधर भेज देंगे बस, और कोई बात नहीं। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस है तो इसको बाद में लिख दिया, माइनस थ्री रूट सी, तो ये है। और इस इक्वेशन का एक नाम दे रखा है इन्होंने, वो नाम याद कर लो, बाय पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन, ऑन-सैगर इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो हमने इक्वेशन बनाई, वे ग्राफ से देखे। इसमें यहाँ पर ये सारी पूरी मैथमेटिकल बातें हुई। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये सारा समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये हमने करा। अब देखो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ आ गया, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनना, ये वीडियो में थोड़ी सी चीज ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ, तो इसको 2-3 बार देखना इस वीडियो को, नहीं एक बार देख लिया उस मूवी की तरह। अब हम चल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने आपको अभी बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी जब हम कंसंट्रेशन घटाते हैं या फिर हम बोलें कि डायल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपका मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियसली कि मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज तो होती है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज हायर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको भी बताया ना, प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा जो रेट है, मतलब इंक्रीज होने का एक रेट होगा ना भाई। जैसे इस केस में देखो, आप इस केस में देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलार कंडक्टिविटी जब हम ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रेट है वो हायर है इंक्रीज होने का, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हायर है। क्यों हायर है वो भी एक्सप्लेन किया कि भाई जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, और डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है तो मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वही आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे वही आपका मोलर कंडक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे वही आपका कंसंट्रेशन। तो इसका ग्राफ ऐसे हाइपरबोला सा कुछ बनता है, ऐसे 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 देख लो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है आपका, और ये आपके पॉइंट है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी इस ग्राफ को भी अगर आप नोटिस करो ऐसे राइट से लेफ्ट जाओगे तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है, पर इसका रेट हायर है। अगर आप इसको यहाँ पर मैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे बनाऊं तो उसका रेट तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसमें मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें एकदम से हाइपरबोला में हमेशा तेजी से वाई एक्सिस इंक्रीज हो रही है, देख लो ना ऐसे एकदम तेजी से वाई एक्सिस इंक्रीज हो रही है क्योंकि रेट हायर है। ठीक, और इसमें स्ट्रेट लाइन में तो ग्रेजुअली 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 धीरे धीरे यहाँ से फिर ऐसे धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रेट हायर है तो ऐसे इंक्रीज होती है। अब आप सोचोगे कि जैसे अभी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्वेशन बनाई तो वैसे इसके केस में हम कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया ना मैंने आपको। भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या एक्सप्लेन किया कि भाई वो मोलर कंडक्टिविटी जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे होती है, या फिर ये बोल लो वो मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होता है, टेंड्स मैथ्स में होता है ना, टेंड्स टू जीरो, लिमिट जब जीरो की तरफ जा रहा होता है कंसंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको ऐसे डॉट से हम डिनोट करते हैं। तो ये वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमने देख लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे देखें, क्योंकि देखो हमने तो वहां तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया था बढ़ा के, और ये हमने देख लिया था कि भाई ये यहाँ पर इस पॉइंट पे सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यानी कि कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। फिर ये आपने इक्वेशन डाली और हमने इक्वेशन बना ली थी। लेकिन इस ग्राफ में तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाके जुड़ेगी। ये जो वाई एक्सिस है मोलर कंडक्टिविटी की, ये अगर बढ़ते भी जाए पता नहीं किस पॉइंट पे जाके ये एक्स एक्सिस यानी कि मोलर कंडक्टिविटी वाली जो एक्स एक्सिस कह रहा हूँ सॉरी वाई एक्सिस यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी वाली एक्सिस इस पे पता नहीं किस पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो हमें नहीं पता है। हाँ धीरे धीरे पास जरूर होती जाएगी, धीरे धीरे अगर इस ग्राफ को आप देखोगे ध्यान से, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे ये वाई एक्सिस के पास जाती जरूर जाएगी। जो ग्राफ है इसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पास जरूर हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि जब सी टेंड्स टू जीरो मतलब कंसंट्रेशन जब जीरो कब होगा ये हमें नहीं पता। तो इस केस में हम कंडक्टिविटी ये और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन हम कैसे बनाएं इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस केस में हम ये ऐसे एक्सटेंड करके, जैसे हमने यहाँ पर बना लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी एक्सटेंड किया, और फिर ये मैथमेटिकल इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना ली जो कि रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, तो ये हमने बना लिया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये रिलेशन ऐसे एक्सटेंड करके और वाई से मिला के हम नहीं बना सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो जो इस केस में जो हम करते हैं उसके लिए एक लॉ आता है, और वो लॉ क्या है? वो लॉ है कोलरॉश लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोलरॉश लॉ से हम मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में आप इक्वेशन बनाएंगे जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो होने वाली होती है, टेंड्स टू जीरो। तो हम कैसे बनाएंगे वो आप ये लॉ देखोगे, जो कि अगली वीडियो का पार्ट है, यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका नीट हो चाहे आपका जेई हो, भर के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई में तो खासतौर पे इसी टॉपिक पर आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्वेशन हम बनाएंगे या क्या कॉन्सेप्ट है हम उसका कैसे समझेंगे जब कंसंट्रेशन जीरो हो रही होती है, टेंड्स टू जीरो हो रही होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे इक्वेशन बनेगी वो हम देखेंगे कोलरॉश लॉ से नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।